नमस्कार। आज हम बात करेंगे, ये मेरा लेक्चर है CH3। इसमें बात करते हैं एपिडेमोलॉजी के ऊपर कि एपिडेमोलॉजी में क्या करते हैं हम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एपिडेमोलॉजी इज ए स्टडी हाउ डिजीजेस एंड हेल्थ कंडीशंस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन्फ्लुएंसेस विद इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी। या हम बोल सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं हैं और कैसे हम लोगों को प्रभावित इन बीमारियों से हो रहे हैं या कैसे वह बीमारियां लोगों को प्रभावित कर रही है। ए स्टडी हाउ डिजीजेस एंड हेल्थ कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन्फ्लुएंसेस विद इन पॉपुलेशन, मतलब वो बीमारियां कैसे उस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हैं, कैसे कैसे फैली हुई हैं और क्या क्या वो प्रभाव डाल रही हैं। तो उस स्टडी को वो जो बोलते हैं हम, उस स्टडी को बोलते हैं एपिडेमोलॉजी के, उसी स्टडी को एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या क्या हम करते हैं, पहले नंबर 1 पे तो हम पता लगाते हैं कि डिजीज अक्रेंस क्या है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में। डिजीज की क्या क्या अक्रेंस है, क्या क्या बीमारियां उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही हैं, और इस चीज को करने के लिए हम स्टडी करते हैं कि कितने केसेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस क्या हैं, उसमें इंसिडेंस क्या है कि न्यू केसेस कितने आ रहे हैं या प्रेवलेंस क्या है, टोटल केसेस क्या है। थोड़ा सा जब हम एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो हम न्यू केसेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंसिडेंस क्या है उस बीमारी का, डिजीज इंसिडेंस क्या है। टोटल केसेस की जगह हम बोलेंगे डिजीज प्रेवलेंस क्या है ना। और ट्रेंड ओवर टाइम की, टाइम के अनुसार वो कैसे कैसे जो है फैल रही है या कम हो रही है, उसका ट्रेंड क्या है। तो पहला काम एपिडेमोलॉजी में क्या करते हैं कि डिजीज की अक्रेंस को हमें देखना होता है। डिजीज अक्रेंस के लिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ केसेस हम देखेंगे, इंसिडेंस ऑफ केसेस देखेंगे या न्यू केसेस कितने हैं, टोटल केसेस प्रेवलेंस देखेंगे उस डिजीज की, और ट्रेंड ओवर टाइम को हम स्टडी करते हैं। तो एपिडेमोलॉजी में पहला काम है डिजीज अक्रेंस की। दूसरी बात करेंगे कि हम स्टडी करते हैं डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई डिजीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन पे या कम्युनिटी में। हाउ डिजीज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन पॉपुलेशन ग्रुप, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप में या ग्रुप के अंदर ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मान लिया कोई कम्युनिटी के अंदर ग्रुप है तो उसमें एज ग्रुप में कैसे फैल रही है ना। तो इस तरह की स्टडी को या डिजीज जो जब हम डिस्कस करते हैं हाउ डिजीज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन पॉपुलेशन ग्रुप, या किसी ज्योग्राफी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कैसी होती है। मान लिया ऐसा तो नहीं है कि वो जॉन्डिस के केस आ रहे हैं तो किसी बॉडी के आसपास से ही आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह की स्टडी करते हैं। ये छोटे छोटे मैं आपको बीच में एग्जांपल दे रहा हूँ, लोकेशन के हिसाब से मैंने वो एग्जांपल दिया। टाइम पीरियड के ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे मान लिया डेंगू के केस आ रहे हैं तो क्या वो गर्मियों में आ रहे हैं कि बरसात में आ रहे हैं। पैटर्न को हम स्टडी करते हैं। डिस्पैरिटीज देखते हैं हेल्थ की, क्या क्या डिस्पैरिटीज है या क्या क्या हेल्थ का वो टारगेट इंटरवेंशन को स्टडी करते हैं। तो एपिडेमोलॉजी में नंबर 1 पे डिजीज अक्रेंस को देखते हैं, नंबर 2 डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तीसरा हम स्टडी करते हैं रिस्क फैक्टर, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है। अब डिजीज देख ली हमने, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो देख ली, अब उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, उससे क्या क्या चीज हो सकती है। हेल्थ का बिहेवियर कैसा है, एक्सेस टू हेल्थ कैसा है, सोशल सपोर्ट कैसी है। तो ये सारे जब रिस्क को स्टडी किया जाता है तो वो रिस्क फैक्टर में आता है। नंबर 4 प्रोएक्टिव फैक्टर,
कि फैक्टर दैट मतलब उन फैक्टर को स्टडी किया जाए जो भी उन फैक्टर को भी स्टडी एपिडेमियोलॉजी द्वारा ही किया जाता है कि जिससे जो रिस्क जो कम किया जा सके। फैक्टर दैट रिड्यूस रिस्क उनको बोलेंगे प्रोएक्टिव फैक्टर। नंबर 5 पे जब ये सारी चीजें होगी तो फिर हम स्टडी डिजाइन भी करते हैं कि हमने स्टडी करना है तो स्टडी को डिजाइन किया जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करते हैं किसी डिजीज को। तो केस कंट्रोल स्टडी होती है, एक एक्सपेरिमेंट स्टडी होती है, एक डायरेक्ट प्रिवेंशन के रूप में हम करते हैं। ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम में आपको इन टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर दे दूंगा कि केस स्टडी कैसे होती है, एक्सपेरिमेंट स्टडी कैसे होती है ना, या डायरेक्ट प्रिवेंशन के थ्रू कैसे काम करते हैं हम। तो अभी आप यही समझिए कि एपिडेमियोलॉजी में हम नंबर 1 डिजीज अक्रेंस देखते हैं, फिर डिजीज कैसे वो फैली है उसको देखते हैं, फिर उसके फैक्टर देखते हैं क्या क्या फैक्टर हैं, फिर प्रोएक्टिव फैक्टर देखते हैं, फिर स्टडी को डिजाइन करते हैं। उसके बाद आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन कि कोई डिजीज अगर फैल गई तो उसके आउटब्रेक क्या क्या हो रहे हैं उसके उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कि जॉन्डिस के फैल गया तो जॉन्डिस का सोर्स देखेंगे, सोर्स आउटब्रेक, उस सोर्स को करेक्ट किया जाएगा। उसको भी हम जो है एपिडेमियोलॉजी में आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन पार्ट में देखते हैं। डिटर्मिनेंट रोल ऑफ द ट्रांसमिशन कि उससे वो आगे फैल कैसा रहा है। जैसे मान लिया जॉन्डिस फैल रहा है किसी बॉडी से, तो वहां से लोग ले कैसे जा रहे हैं, ट्रांसमिशन कैसे है। तो हमें एक तो उस सोर्स को ठीक करना पड़ेगा और वहां से लोग ना ले जाएं उसको भी, पानी ना ले जाएं उसको भी देखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या मेथड से उसको करना है, वो भी हमारा एपिडेमियोलॉजी में ही आएगा। और प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड कि और ज्यादा ना फैले, तो उस चीज को भी देखना है कि जॉन्डिस के केस मान लिया कहीं फैल गए हैं तो उसको फिर आगे हम फर्दर जो है स्प्रेड होने से रोकना है। सर्विलेंस पार्ट भी हमारा एपिडेमियोलॉजी में आता है, जिसमें मॉनिटर करना, ट्रेंड को देखना, स्टडी पैटर्न को देखना या इंटरवेंशन बीच में अपनी करना, तो वो सर्विलेंस पार्ट में आता है। फिर आ गया पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, प्रोवाइड एविडेंस टू पॉलिसी होल्डर। इसका मतलब है कि जब कोई मान लिया कोई चीज होगी तो हमें एक जो है एविडेंस भी चाहिए होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज फैल गई या आउटब्रेक हो गया, तो उसका जो हमें पॉलिसी, वो जो एविडेंस होता है हमें नेक्स्ट पॉलिसी बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, एजुकेशन लेवल के लिए हेल्पफुल होता है। या इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन से मैं ये बता सकता हूं कि उस कोई डिजीज मान ले किसी कम्युनिटी में हो रही है, तो उसमें इन्वायरमेंट से मतलब ये नहीं है कि वो साफ हवा साफ पानी, मतलब इन्वायरमेंट मतलब कि उन फैक्टर्स को क्यों ना हम चेंज कर दें, उनको क्यों ना हम मॉडिफिकेशन कर दें ताकि वो पर्टिकुलर वो जो आउटब्रेक हुआ है वो इन फ्यूचर ना हो। नंबर 9 पे आता है डाटा एनालिसिस। इसके बाद सारे डाटा को एनालाइज करना भी एपिडेमियोलॉजी का ही काम है। डाटा को एनालाइज करने के क्या है कि हमें स्टैटिस्टिक मेथड्स को यूज करना पड़ता है, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना पड़ेंगे, एविडेंस हमारे पास पहुंच जाते हैं और एक्शन प्लान हमें बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट डिस्कस किए कि एपिडेमियोलॉजी में हमें किन किन क्षेत्र में कैसे कैसे काम करना पड़ता है, जिसको कि एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अब बाय स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीजेस, एपिडेमियोलॉजी प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक हेल्थ। इस सारी चीजों से एपिडेमियोलॉजी क्या करती है ना, एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट ऑफ द डिजीज को स्टडी करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखती है और उसके डिटरमिन क्या क्या फैक्टरों से वो डिजीज हुई है ना।
अब मैं इस सारी चीज को अगर सिंपल वे में आपसे बताऊं तो एपिडेमियोलॉजी क्या करती है? एपिडेमियोलॉजी किसी डिजीज के बारे में स्टडी करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को देखती है और किन किन कारण वो डिजीज हुई है, ये सारी क्या देखती है? एपिडेमियोलॉजी ही देखती है। और ये सारा कुछ करके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पब्लिक हेल्थ के लिए कि इन कारणों से ये पर्टिकुलर डिजीज हुई है या आउटब्रेक हुई है, तो पब्लिक हेल्थ के लिए वो इस तरह सपोर्ट करती है। और उससे के बाद जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, प्रिवेंटिंग डिजीजेस के बारे में बात होती है, इंप्रूविंग पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में बात होती है, और ओवरऑल रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ डिजीज टू द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या करती है? स्टडी वगैरह ये सब कुछ करके पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन को एक रोड मैप देती है, और रोड मैप को उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, डिसीजन लेती है, इंप्लीमेंट करती है प्लान के। और ओवरऑल होता क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो है बर्डन ऑफ डिजीज, बीमारी होने का खतरा या उसका बोझ कम होता है हेल्थ सेक्टर पे। तो हम बोल सकते हैं, इधर से अगर हम बोलने समझना शुरू करें तो एपिडेमियोलॉजी क्या करती है? हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करती है, बर्डन ऑफ डिजीज को कम करती है, और हेल्थ पॉपुलेशन की हेल्थ इंप्रूव होती है, डिजीज से रोकती है, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्पफुल करती है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है। तो ये सारे मैंने विस्तार से आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी होती क्या है। कल के लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी मिलके कैसे काम करती हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।